Hello everyone, welcome to my channel. My name is Aparna. In today's video, we will continue with our chapter. So let's start planned development. Within 2 months of adopting the new constitution, a planning commission was set up to guide the country's economic development. Jawaharlal Nehru favored planned development. He believed that the central government should take concrete steps to develop the country economically and socially. The Planning Commission proposed 5 year plans for economic development, opting for a mixed economy in which the public and private sectors would join hands to develop the country. देखिए, नए कॉन्स्टिट्यूशन के अडॉप्ट होने के 2 महीने के बाद में 2 महीने के अंदर में ही एक प्लानिंग कमीशन बनाई गई जो कि हमारी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हमारी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को गाइड करने के लिए। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो प्लान्ड डेवलपमेंट को काफ़ी फेवर करते थे। उनका मानना था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको कंट्री को डेवलप करने के लिए इकोनॉमिकली और सोशली डेवलप करने के लिए उनको ठोस कदम उठाने चाहिए। ठीक है, कॉन्क्रीट स्टेप्स मतलब यहाँ पर वही बोल रहा है, ठोस कदम उठाने चाहिए। जो प्लानिंग कमीशन थी उन्होंने 5 ईयर प्लान्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए प्रपोज किया। ठीक है, वो चाहते थे कि मतलब एक मिक्स्ड उनके हिसाब से वहाँ पर एक क्या था, मिक्स्ड इकोनॉमी जहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स दोनों ही कंट्री के डेवलपमेंट में हाथ बटा रहे हों। इस तरीके से उन्होंने ये सारी चीज़ें प्लान की। द फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 to 56 focused on agricultural development with large dams and irrigation canals being constructed and community development programs being taken up in rural areas. However, for several reasons, agricultural growth remained below expected levels. On one major was the slow pace of land reforms. Another was the lack of industries to manufacture farms implements, chemical fertilizers, etc. for agriculture and to absorb the rural unemployed. देखिए क्या हो रहा है कि पहला जो फर्स्ट 5 ईयर का जो प्लान था जो कि 1951 से लेकर 1956 तक था, वो सबसे पहले यहाँ पर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के ऊपर यहाँ पर उन्होंने फोकस किया, जिसमें बड़े बड़े डैम्स, इरिगेशन कैनाल्स बनाना, ठीक है, कम्युनिटी को डेवलप करना, ठीक है, कम्युनिटी के लिए डेवलपमेंट करना, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स रूरल एरियाज पे, ये सारी चीज़ें फर्स्ट 5 ईयर के प्लान में लाई गई। लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे रीजंस के कारण जो एग्रीकल्चरल ग्रोथ था वो कम ही रहा। मतलब जितना सोचा गया था, जितना एक्सपेक्टेड था, उससे काफ़ी ज़्यादा कम रहा। सबसे मेजर रीज़न जो था वो ये था कि लैंड रिफॉर्म्स का धीरे धीरे चलना। ठीक है, जो लैंड रिफॉर्म्स थे वो धीरे धीरे हो रहे थे, जिस वजह से जो ग्रोथ थी वो भी कम हो रही थी। दूसरी चीज़ थी लैक ऑफ इंडस्ट्रीज टू मैन्युफैक्चर। मतलब यहाँ पर जो फार्म इम्प्लीमेंट्स होते हैं जैसे कि केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह ये जो होते हैं फार्म्स में यूज़ होने वाले, उनके लिए इंडस्ट्रीज जो थी वो कम थी, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर उतना ज़्यादा वहाँ पर डेवलप नहीं, मतलब उतना ज़्यादा हमारी कंट्री में जो एग्रीकल्चर है वो डेवलप नहीं हो पाया था। In the second 5 year plan 1956 to 61, the focus shifted to industrialization, with the government playing a leading role in developing heavy industry, iron and steel, machinery manufacturing, mining, electricity, railway, transportation, etc. The private sector was expected to develop small and medium industries. The planners believed that industrial development would help solve the problem of rural unemployment, with people migrating to cities to work in factories. Also, industrialization would lead to the development of the services sector. देखिए, जो सेकेंड ईयर प्लान जो था जो कि 1956 से 61 तक था, उसमें जो फोकस था वो शिफ्ट हो चुका था इंडस्ट्रियलाइजेशन में। जो गवर्नमेंट थी उसमें हैवी इंडस्ट्रीज को ज़्यादा डेवलप करना चाह रही थी। उस वक्त पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी, रेलवेज, ट्रांसपोर्टेशन, इन सारे जो इंडस्ट्रीज हैं उनको डेवलप करने के लिए ये प्लान जो है वो बनाया गया था। जो प्राइवेट सेक्टर है वो धीरे से और मीडियम इंडस्ट्रीज में मतलब एक्सपेक्ट किया गया था कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज को डेवलप करेगी, और जो प्लानर स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज को डेवलप करेगी। साथ में जो प्लानर्स थे उनका मानना था कि जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट को सॉल्व करने में काफ़ी हद तक कामयाब रहेगा। ठीक है, जो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो क्या होगी, सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो फैक्ट्रीज में
वर्क करने के लिए गांव से यहाँ पर आ जाएंगे, माइग्रेट हो जाएंगे। और साथ में ही इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो क्या करेगा, सर्विस सेक्टर के डेवलपमेंट में भी यहाँ पर क्या होगा, हेल्प हो जाएगी। Plant development did help create a base for industrial development in India, but it did not help in absorbing the unemployed or lowering poverty to the extent visualized in the plans. That is why a special program was taken up in the decade of the 1970s to eradicate poverty and generate jobs. You will learn more about these initiatives in the economic chapters. Thus, after independence, the government did not focus only on promoting democratic and decentralized government, but simultaneously took up the challenge of social and economic change. Its initiatives made a deep impact on the country's political and government systems. देखिए, जो प्लान्ड डेवलपमेंट था, जो इंडस्ट्री के लिए जो प्लान डेवलपमेंट 5 ईयर प्लान बनाया गया था इंडिया में, वो उतना मतलब उसने वहाँ पर क्या हुआ, वर्क तो किया उसने, डेवलपमेंट में भी वहाँ पर हेल्प की, लेकिन जितना हम लोगों ने सोचा था कि वो अनएम्प्लॉयमेंट को और जो पॉवर्टी लेवल है उसको धीरे धीरे वैनिश कर देगा या फिर बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, उतने हद तक ये जो प्लान था वो फुलफिल नहीं हो पाया था। इसी वजह से यहाँ पर स्पेशल प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया था 1970s में, ताकि वो पॉवर्टी को इरेडिकेट कर सके, ख़त्म कर सके, और साथ में जो जॉब्स हैं उनको जनरेट कर सके। ठीक है, अब इंडिपेंडेंस के बाद में जो हमारी गवर्नमेंट थी उसने सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेटिक और डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट को प्रमोट करने में फोकस नहीं किया, बल्कि यहाँ पर उन्होंने कुछ चेंजेस लाने की, कुछ चैलेंज उन्होंने साथ में ही क्या किया, उन्होंने साथ में ही चैलेंज एक्सेप्ट किए कि वो सोशल और इकोनॉमिक चेंज हमारी कंट्री में ला सकते हैं। ये जो इनिशिएटिव्स थे उनका डीप इम्पैक्ट पड़ा था हमारी कंट्री के पॉलिटिकल और गवर्नमेंट सिस्टम्स पर। Foreign policy and relations with neighbors. Foreign policy deals with establishing good relations with other countries in the international community. A country's foreign policy is shaped by its deals, interests, and requirements. Before trying to analyze India's foreign policy, we should first understand the political situation in the world at the time the country gained independence. ठीक है, देखिए फॉरेन पॉलिसी क्या है। फॉरेन पॉलिसी जो है वो दूसरी कंट्री के साथ पे अच्छे रिलेशंस बनाने के लिए एक इंटरनेशनल कम्युनिटी, मतलब यहाँ पर क्या है, एक इंटरनेशनल कुछ पॉलिसीज होती हैं जो कि दूसरी कंट्रीज के साथ पे अच्छे रिलेशन बनाने के लिए काम आती हैं। ठीक है, इंटरनेशनल कम्युनिटी। अब देखिए, जो हमारी कंट्री की जो फॉरेन पॉलिसी है, किसी भी कंट्री की जो फॉरेन पॉलिसी है वो यहाँ पर उनके डील्स, इंटरेस्ट और रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज होती है। ठीक है, पॉलिसी जो है वो उसी की वजह से ही चेंज होती है, या उनके इंटरेस्ट वगैरह को देखते हुए ये पॉलिसीज जो है वो बनाई जाती हैं। इसके पहले हम इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के बारे में देखते हैं। हमको सबसे पहले ही देखना होगा कि जब इंडिया इंडिपेंडेंस गेन किया था उस वक्त पे हमारा जो पॉलिटिकल सिचुएशन था वो क्या था। After the Second World War, India and other countries of the world, especially those under the control of colonial powers in Asia and Africa, gained their independence. India wanted all these newly independent countries to stand together and support each other. The world at that time was being divided into two political and military blocs. One was the Western Bloc led by the USA, and the other was the Eastern Bloc led by the Soviet Union. India decided not to side with either of the two blocs because the country needed help from all nations for its economic and social development. If it joined one bloc, it would not get the support of countries in the other bloc. So India chose to trade its own path, independent of the two blocs. देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में इंडिया और बाकी सारी कंट्रीज जो थी पूरे वर्ल्ड में, खासकर जो कि एशिया और अफ्रीका में जो कॉलोनियल पावर्स थे, उन्होंने उस वक्त पे क्या हुआ था, सभी लोग इंडिपेंडेंट हुए थे। इंडिया क्योंकि एक न्यू इंडिपेंडेंट कंट्री थी, तो वो चाहती थी कि सारी नई इंडिपेंडेंट जो भी नई कंट्रीज जो हैं, जो इंडिपेंडेंट हुई हैं, वो सभी एक साथ मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट करें। उस वक्त पे जो पूरा वर्ल्ड था वो दो पॉलिटिकल और मिलिट्री ब्लॉक्स पे डिवाइडेड था। एक तो यूएसए और दूसरा है आपका सोवियत यूनियन। वेस्टर्न ब्लॉक जो था वो यूएसए और ईस्टर्न ब्लॉक जो है वो आपका सोवियत यूनियन पे डिवाइडेड था। इंडिया ने डिसाइड किया
उस वक्त पे उनको उनके पास में ऑप्शंस थे, इंडिया के पास में क्या थे, ऑप्शंस थे कि वो किसी एक ब्लॉक को चुन सकते हैं, लेकिन इंडिया ने दोनों ही ब्लॉक को चूज करने के लिए मना कर दिया। किसी भी ब्लॉक के साथ में किसी भी ब्लॉक के साथ में जाने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि अगर वो ऐसा होता तो अगर वो किसी भी एक कंट्री का साइड ले लेते, ठीक है, किसी भी एक कंट्री के साथ में मिल जाते, तो वो दूसरी कंट्री से हेल्प नहीं ले सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने दोनों में से कोई भी ब्लॉक को नहीं चूज किया और अपना खुद का एक इंडिपेंडेंट, मतलब खुद एक क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गए कि हम दोनों ही ब्लॉक्स को नहीं चूज करेंगे, इस तरीके से। India had another important reason for not aligning with any bloc. Its constitution valued peace and coexistence, so it did not make sense for the country to join either power bloc if it wanted to make global peace and coexistence the plank of its foreign policy. India also wanted to establish its identity among the newly independent countries, so it joined hands with many of these countries to establish the non-alignment movement. With Marshal Tito, Yogo Salvia, Dr. Sukarno, Indonesia, Gamal Abdel Nasir, Egypt, and Nehru, India, being the prominent leaders of the movement. Its main objective was for the newly independent nations to have a foreign policy that steers a path clear to the US and Soviet Russian blocs to make a bipolar world into a multipolar world. The non-aligned nations adopted a policy of not bowing to the dictates of either bloc but deciding on the merits of all international issues. देखिए क्या हो गया, इंडिया के पास में दूसरा भी मतलब और भी रीजंस थे कि वो किसी भी ब्लॉक के साथ में नहीं जाना चाहते थे। उनका जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो पीस को और को एग्जिस्टेंस को वैल्यू करता है। तो अगर हम किसी भी एक कंट्री के साथ पे ज्वाइन हो जाते तो जो पावर ब्लॉक थी, ठीक है, वो क्या होता, मतलब जो ग्लोबल पीस और को एग्जिस्टेंस होता वो यहाँ पर हमारे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो नहीं कर रहा था, ठीक है, मैच नहीं कर रहा था। तो इंडिया ने यहाँ पर साथ में ही इंडिया ये भी चाहता था कि वो अपनी आइडेंटिटी, ठीक है, अपनी आइडेंटिटी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज में अपनी आइडेंटिटी भी यहाँ पर स्टैब्लिश करे, बनाए। तो यहाँ पर उन्होंने जितने भी कंट्रीज थी जो कि नई न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी उनके साथ में मिलकर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट स्टार्ट किया। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में ये जो नाम दिए गए हैं आपको, मार्शल टीटो, डॉक्टर सुकार्नो, गमल अब्दल नासिर और नेहरू, ये सारे जो थे वो लीडर्स थे और उनका मेन ऑब्जेक्टिव, वो लीडर्स थे और उनका मेन ऑब्जेक्टिव जो ये था कि नए इंडिपेंडेंट नेशंस के लिए फॉरेन पॉलिसी बनाना, ताकि वो ना तो यूएस के रास्ते पे आए और ना ही सोवियत रशियन के रास्ते पे आए। मतलब यहाँ पर दोनों ही कंट्रीज के सहमति के साथ में वो जो ट्रेडिंग है वो वहां पर करना चाहते थे, ठीक है। However, despite its policy of non-alignment, India tilted towards the Soviet Union. One reason for this tilt was India's tense relationship with Pakistan, which had gained the support of Britain and the US. India sought to strengthen its ties with Soviet Russia, not just for political support, but to seek help for its planned development and industrialization. The Bhilai steel plant was set up with Soviet assistance, but India never joined the Soviet military bloc despite this close support. देखिए, इसके बावजूद, नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी के बावजूद इंडिया जो था वो थोड़ा सा सोवियत यूनियन की तरफ टिल्ट हो गया था, झुक गया था। इसका एक रीज़न ये था कि इंडिया की जो रिलेशन थी पाकिस्तान के साथ में वो काफ़ी ज़्यादा टेंस हो गई थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा टेंस सिचुएशन वहाँ पर आ गई थी, क्योंकि वहाँ पर जो पाकिस्तान थे उसने ब्रिटेन और यूएस का सपोर्ट ले लिया था, ठीक है, जिस वजह से यहाँ पर इंडिया जो है वो थोड़ा सा सोवियत यूनियन की तरफ टिल्ट हो गई थी। और यहाँ पर जो भिलाई स्टील प्लांट बना हुआ है भिलाई स्टील प्लांट भिलाई में जो बना हुआ है वो आपका सोवियत यूनियन के असिस्टेंस से बनाया गया है। लेकिन इंडिया ने कभी भी सोवियत मिलिट्री ब्लॉक जो है वो ज्वाइन नहीं किया, इसके बावजूद कि जो रिलेशन था सोवियत यूनियन का और इंडिया का वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज रिलेशन था। नेक्स्ट आपके लिए आज के लिए आपका इतना ही। नेक्स्ट क्लास से हम यहाँ से पढ़ेंगे इन 1954। थैंक यू।